नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद परदेशी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग दादा पाटिल महाविद्यालय कर्जत, जिला अहमदनगर। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रथम कालखंड है आदिकाल, उसके काल विभाजन और नामकरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। उसमें इतिहास क्या है, साहित्य का इतिहास क्या होता है, उसका काल विभाजन किस प्रकार किया जाता है, काल विभाजन के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं, और हिंदी साहित्य के काल विभाजन के प्रयास विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास क्या है। इतिहास यह शब्द इति और हास इस प्रकार बना हुआ है, जिसका अर्थ है इस तरह घटित हुआ। इतिहास में घटित घटनाओं का वर्णन होता है। भूतकाल में घटित घटनाओं का वर्णन इतिहास में पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह वर्णन निष्पक्ष भाव से होता है। इतिहास में अतीत की घटनाओं का लेखाजोखा होता है। इतिहास के अध्ययन के अनेक सारे लाभ हैं। कालक्रम पद्धति से पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ इतिहास में वर्णन होने के कारण हमें अनेक तथ्य, अनेक बातों की जानकारी इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है। हमारे पूर्वजों ने किन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत किया, कौन कौन सी संकटों का सामना उन्हें करना पड़ा, उनसे कौन कौन सी गलतियां हुई, आदि बातों की जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है, जिससे हम अपने जीवन में अपने पूर्वजों की गलतियों को त्याग कर सोच समझकर आगे बढ़ते हुए अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं और अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। अर्थात इतिहास हमारे लिए एक मार्गदर्शक होता है। फिर साहित्य का इतिहास क्या है। हर व्यक्ति का, घटना का, कृति का, जाति का, समाज का, देश का अपना एक इतिहास होता है। उसी प्रकार प्रत्येक भाषा और उसके साहित्य का भी अपना एक इतिहास होता है। हिंदी साहित्य का भी अपना एक इतिहास है। साहित्य का इतिहास, इसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मनुष्य की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार साहित्य में भी परिवर्तन दिखाई देता है और इन चित्तवृत्ति और साहित्य, इनका अभिन्न संबंध है। हिंदी साहित्य में इन्हीं चित्तवृत्तियों को हम कालक्रम पद्धति से देख सकते हैं। काल विभाजन के संदर्भ में देखा जाए तो साहित्य आरंभ से लेकर आज तक व्यापक रूप में लिखा गया। उसका विभाजन करना असंभव है। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए साहित्य के इतिहास को भागों, उपभागों, खंडों तथा उपखंडों में विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाता है। इस काल विभाजन के अनेक सारे आधार हैं। इन आधारों पर काल विभाजन किया जाता है। उसमें पहला जो आधार है वह है किसी सम्राट या सम्राज्ञी के नाम पर काल विभाजन करना।
जैसे अंग्रेजी साहित्य में विक्टोरियन युग। दूसरा जो आधार है वो किसी प्रसिद्ध लेखक या लेखिका के नाम पर, जैसे भारतेंदु युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग आदि। यह लेखकों के आधार पर काल विभाजन दिखाई देता है। तीसरा जो आधार है वह है साहित्य में कोई एक ऐसी प्रवृत्ति जो दूर तक चलती है, लंबी चलती है, और उसके आधार पर काल विभाजन किया जाता है, जैसे वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल आदि। चौथा जो आधार है वह किसी शैली के आधार पर, कोई प्रधान शैली होती है और उसके आधार पर काल विभाजन किया जाता है, जैसे छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, हालावाद है आदि। शैली के आधार पर काल विभाजन दिखाई देते हैं। तिथियों तथा सदियों के आधार पर भी काल विभाजन होता है, जैसे साठोत्तर युग है, 7वें दशक की कविता है, 8वें दशक के नाटक आदि। ये तिथियों और सदियों के आधार पर काल विभाजन दिखाई देते हैं। मानव मनोविज्ञान के आधार पर भी काल विभाजन किया जाता है। सहज रूप में मनुष्य किसी वस्तु को 3 भागों में बांटता है, विभाजित करता है, आदि, मध्य और अंत। इसी आधार पर भी काल विभाजन किया जाता है, जैसे आदिकाल है, भक्तिकाल है, जिसे मध्यकाल कहा जाता है, और आधुनिक काल। तो यह मनुष्य की मनोवृत्ति, मनोविज्ञान के आधार पर भी काल विभाजन दिखाई देता है। काल विभाजन के आधार पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन करने का प्रयास अनेक सारे विद्वानों ने किया है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर, इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास किया, किंतु उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का प्रयास किया है। उसमें उन्होंने चारण काल, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविताएं, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति कविता, तुलसीदास के परवर्ती कवि, 18वीं शती, कंपनी शासन, विक्टोरिया शासन आदि भागों में काल विभाजन किया है। उसी प्रकार दूसरे जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, मिश्र बंधुओं ने भी अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 खंडों में विभाजित किया है। पहला जो खंड है वो आरंभिक काल है। इस आरंभिक काल में उन्होंने पूर्वारंभिक काल, जिसका समय उन्होंने निर्धारित किया ईस्वी 700 से 1343 तक। आरंभिक काल में दूसरा जो भाग है वह उत्तर आरंभिक काल, और जिसका समय उन्होंने निर्धारित किया ईस्वी 1344 से 1444 तक। दूसरा मध्यकाल, उसमें पूर्व मध्यकाल, जिसका समय उन्होंने निर्धारित किया ईस्वी 1445 से 1560 तक। मध्यकाल का दूसरा जो भाग है उत्तर मध्यकाल, जिसका समय उन्होंने निर्धारित किया ईस्वी 1561 से 1680। तीसरा जो खंड है अलंकृत काल, उसे भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्व अलंकृत काल, जिसका समय निर्धारित किया 1681 से 1790 तक, और
अलंकृत काल का दूसरा जो भाग है उत्तर अलंकृत काल, उसे ईस्वी 1791 से 1890 तक का समय उन्होंने निर्धारित किया। मिश्र बंधुओं ने चौथा जो खंड अपने काल विभाजन में किया है वह परिवर्तन काल का, जिसका समय उन्होंने निर्धारित किया ईस्वी 1890 से 1925 तक का। और पांचवा जो खंड है वह विकास काल का, वह है ईस्वी 1925 से लेकर आज तक। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 खंडों में विभाजित किया। तीसरे जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं वो है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन किया है वह 4 भागों में विभाजित है। उसमें पहला जो कालखंड है वह है वीरगाथा काल, जिसका समय उन्होंने निर्धारित किया संवत 1050 से संवत 1375 तक। दूसरा जो कालखंड है वह पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल नाम से जाना गया, उसका समय उन्होंने निर्धारित किया संवत 1375 से संवत 1700 तक। तीसरा जो महत्वपूर्ण कालखंड है वो उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल नाम से जाना जाता है, और उसका समय उन्होंने निर्धारित किया संवत 1700 से 1900 तक। और चौथा जो कालखंड है वह गद्य काल, जिसे आधुनिक काल नाम से जाना जाता है, और उसका समय है संवत 1900 से आज तक। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी के तरह ही डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया, और उनके नाम और समय कुछ इस प्रकार है। पहला जो कालखंड है वो आदियुग, जिसे समय निर्धारित करते समय संवत 1050 से 1400 तक का समय निर्धारित किया। दूसरा जो कालखंड है वो पूर्व मध्ययुग, संवत 1400 से संवत 1700 तक। तीसरा जो महत्वपूर्ण कालखंड है उत्तर मध्ययुग, उसका समय उन्होंने निर्धारित किया संवत 1700 से 1900 तक। और चौथा जो कालखंड है वह नवीन विकास युग, इसका समय है संवत 1900 से आगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की तरह डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया। उसमें चारण काल संवत 1000 से 1375 तक, भक्ति काल संवत 1375 से संवत 1700 तक, रीतिकाल संवत 1700 से संवत 1900 तक, आधुनिक काल संवत 1900 से आगे। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन के प्रयास विभिन्न विद्वानों ने किए, उन सभी विद्वानों के काल विभाजन को ध्यान में रखते हुए सर्वमान्य काल विभाजन जो है वह आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल कुछ इस प्रकार है। और जिसका समय है आदिकाल का समय संवत 1050 से संवत 1375 तक, भक्तिकाल संवत 1375 से संवत 1700 तक, रीतिकाल संवत 1700 से संवत 1900 तक, और आधुनिक काल संवत 1900 से आगे। इन 4 कालखंडों में अनेक प्रकार का साहित्य पाया जाता है। पहले कालखंड में आदिकाल में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, चारण साहित्य, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो का साहित्य आदि पाया जाता है। भक्ति काल में 2 महत्वपूर्ण काव्यधाराएं प्रवाहित रही।
उसमें पहली काव्यधारा निर्गुण काव्यधारा और दूसरी काव्यधारा सगुण काव्यधारा प्रवाहित रही। निर्गुण काव्यधारा में संत काव्य, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा से जाना गया, जो ज्ञान पर आधारित थी, और इस परंपरा में कबीर, रैदास, नामदेव, नानक, दादू, दयाल आदि महत्वपूर्ण कवि हुए। दूसरी जो निर्गुण काव्यधारा की शाखा है वह है सूफी काव्य, उसे प्रेमाश्रयी शाखा नाम से जाना जाता है। उसमें जायसी और उनकी परंपरा के कवि दिखाई देते हैं। सगुण काव्यधारा में भक्ति काल की जो महत्वपूर्ण दूसरी काव्यधारा रही सगुण काव्यधारा, उसमें कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, ये दो महत्वपूर्ण शाखाएं दिखाई देती हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, मीरा, रसखान, नंददास आदि कवि दिखाई देते हैं, और राम भक्ति शाखा में तुलसी और उनकी परंपरा के कवि दिखाई देते हैं। रीति काल में महत्वपूर्ण तीन धाराएं दिखाई देती हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। और आधुनिक काल में गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं का जन्म हुआ और विकास हुआ। उसमें नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, आलोचना आदि विधाएं दिखाई देती हैं। आधुनिक युग में, आधुनिक काल में गद्य की तरह पद्य अनेक रूपों में, अनेक प्रवृत्तियों के साथ दिखाई देता है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, नई कविता, 8वें दशक की कविता आदि। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के काल विभाजन को जब हम देखते हैं तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन चार कालखंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास विभाजित किया गया है, और यह हमारी अध्ययन की सुविधा के लिए विभाजित किया गया है। तो अब हम देखेंगे इस हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले खंड आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का जो समय है वह संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक निर्धारित किया गया। उसके नामकरण के संदर्भ में अनेक विद्वानों के मतभेद हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा है, और अपने मत के समर्थन के लिए उन्होंने 12 पुस्तकों के आधार बताए हैं। उसमें अपभ्रंश भाषा के 4 और देशी भाषा के 8 पुस्तकों के आधार लिए हैं। अपभ्रंश भाषा के हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, ये 4 पुस्तकें दिखाई देती हैं। और देशी भाषा में खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियाँ, इस प्रकार के 8 पुस्तकें उन्होंने आधार के लिए बताई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि उस समय अधिकतर वीरगाथात्मक रचनाएं हुई, और इन वीरगाथात्मक रचनाओं के कारण इस कालखंड को वीरगाथा काल कहना उचित है। परंतु इस कालखंड में केवल वीरगाथात्मक ग्रंथ या काव्य नहीं लिखे गए। वीरगाथात्मक ग्रंथों के साथ साथ धार्मिक सिद्धांत, प्रेमाख्यान काव्य भी दिखाई देता है,
चार गंधर पद्धति जैसा सुभाषित संग्रह भी दिखाई देता है। डोला मारोरा दोहा जैसा विरह काव्य भी इस समय दिखाई देता है। तो सहज रूप में यह कहा जा सकता है कि वीर गाथा काल कहने से इस युग में लिखे गए अन्य प्रवृत्ति वाले साहित्य पर अन्याय होगा, क्योंकि वीर गाथात्मक रचनाओं के अलावा भी धार्मिक, प्रेमाख्यान, सुभाषित संग्रह और विरह काव्य भी इस समय होने के कारण इसे सिर्फ वीर गाथा काल कहना उचित नहीं होगा। यह नामकरण शुक्ल जी का एकांगी लगता है। दूसरे जो विद्वान हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने आदिकाल को आदियुग नाम दिया है, जो आदिकाल जैसा ही लगता है, परंतु आदियुग कहने की अपेक्षा आदिकाल कहना अधिक संगत होगा। अगले जो विद्वान हैं वह है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इन्होंने इस कालखंड को अपभ्रंश काल कहा है, परंतु इस कालखंड में सिर्फ अपभ्रंश भाषा में रचनाएं नहीं लिखी गई। इस समय खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ, जैसे अमीर खुसरो जी ने इसका प्रयोग किया। देश भाषा विद्यापति की पदावली इसमें लिखी गई। तो सिर्फ अपभ्रंश भाषा के आधार पर इसे अपभ्रंश काल कहना न्याय संगत नहीं होगा। यह नामकरण भी एकांगी लगता है। अगले जो विद्वान हैं वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। उन्होंने आदिकाल को चारण काल तथा संधि काल कहा है। इस कालखंड में चारण कवियों की संख्या अधिक थी, जो अपने राजा महाराजाओं के दरबार में उनकी प्रशंसा स्तुति करने के लिए काव्य साहित्य लिखा करते थे। उन्हें चारण कवि कहा जाता था और उनके द्वारा लिखे गए काव्य या साहित्य की संख्या अधिक होने के कारण इसे वर्मा जी ने चारण काल कहा है। किंतु उस समय जैन, नाथ और सिद्ध कवि भी थे, उनके ऊपर अन्याय होगा, इसीलिए चारण काल यह नामकरण भी युक्ति संगत या उचित नहीं लगता है। इसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी संधिकाल भी कहते हैं, लेकिन इससे अस्पष्टता का दिग्दर्शन होता है, कोई स्पष्ट जानकारी से प्राप्त नहीं होती। अगले जो विद्वान हैं वो है डॉक्टर राहुल सांस्कृत्यायन, जिन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अर्थात सिद्धों द्वारा सामंतों की गई जो स्तुति हैं उसे देखकर उन्होंने इस कालखंड को सिद्ध सामंत काल कहा, किंतु यह भी नामकरण एकांगी ही लगता है। इस समय इस कालखंड में सिर्फ स्तुतिपरक रचनाएं ही नहीं लिखी गई, बल्कि धर्म, प्रेम, नीति तथा भक्ति आदि विषयों पर भी काव्य लिखा गया। अगले विद्वान डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी हैं। इन्होंने इसे प्रारंभिक काल कहा। यह नामकरण भी आदिकाल जैसा ही लगता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कालखंड को आदिकाल कहा है। डॉक्टर द्विवेदी जी का कहना है कि आदिकाल यानी आद्य रचनाएं, प्रारंभिक रचनाएं, इससे आदिकाल कहने से साहित्य की किसी प्रवृत्ति
किसी शैली, लेखक या किसी विशिष्ट प्रवृत्तियों पर अन्याय नहीं होता। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो नामकरण है आदिकाल, ये अधिक न्याय संगत लगता है और उचित भी लगता है। तो इस प्रकार आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल से लेकर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तक अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन सभी विचारों को ध्यान में लिया जाए तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आदिकाल यह नाम अधिक संयुक्तिक है। तो इस पाठ में, आज के इस लेक्चर में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण के संदर्भ में चर्चा की है। अगले व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल की विशेषताओं और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।